आज हम एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज ट्रिगोनोमेट्री के जनरल लाइफ में और साइंस टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी जगहों पे इसके यूजेस देखेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। सेकंड और थर्ड इसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस भी अपन उसके सारे टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है अपना ट्रिगोनोमेट्री का? ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनो मतलब ट्राइंगल, ठीक है, मेट्री मतलब मेजर। तो हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं इसमें। ट्राइंगल को मेजर मतलब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को समझना, ट्राइंगल के 3 एंगल्स को मेजर करना, ट्राइंगल्स के 3 साइड्स को मेजर करना। कैसे मेजर करना? अगर 2 साइड्स एक एंगल दिए हैं तो हम बाकी दूसरे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 एंगल एक साइड दिए हैं तो फिर अनदर साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी प्रॉपर्टी को भी समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री का सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है। 9th में जब होंगे तो सीनियर से भी सुना होगा, उस टाइम 10th वालों से सुना होगा, 11th 12th वालों से भी सुना होगा, है ना। ठीक है, और घर में कोई बड़े भाई हों तो वो अगर यूज़ कर रहे हो, कभी मान लो 10th में हो, 11th 12th में हो, तो वो भी कभी कहते हो तो या स्टडी करते हो, आपने देखा होगा वो भी इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। तो साइन टेन कॉस क्या है ये पता नहीं, लोचा कुछ टाइप का तो है, लेकिन फिर भी तो देखते हैं। अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, ट्रायंगल बना लिया। अगर इसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के 3 लाइंस होते हैं क्लियर, 3 एंगल होते हैं, ये भी क्लियर। इसे ए मानो, ये बी, ठीक है, ये सी। बी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री एंगल का राइट एंगल ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट किया। इसके सामने वाला जो है लाइन वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, सिर्फ इस एंगल की, तो ये एंगल 2 लाइन से बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो एक लाइन बन रहे हैं, ये एक लाइन तो हाइपोटेनस है, क्योंकि सामने वाला 90 के सामने वाला लाइन हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, तो दूसरी जो लाइन बची उसे बेस कहेंगे। क्लियर? ठीक है, ये हाइपोटेनस और ये बेस। और जो सामने वाला बचा लाइन उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, पी से इंडिकेट करो, परपेंडिकुलर। क्लियर? परपेंडिकुलर किस पे? इस बेस पे। और ये बेस कैसा है? अर्थ के, मान लो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, बेस पे, जैसे बोलते हैं ना अपन बेस सतह पे, वैसा अर्थ सरफेस के पैरेलल है, तो ये बेस। ठीक है, इस एंगल के लिए। और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। क्लियर हो गया? ठीक है, ये 3 एंगल्स हैं, और इस 90 के अलावा 2 बाकी जो है वो एक्यूट एंगल होंगे, ऑब्वियसली पता ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था। अब देखो, अब सुना होगा वर्ड साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना। तो एंशियंट टाइम में, जब इजिप्ट के टाइम की बात है, वो अभी यूजेस देखो बताऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। अभी बेसिक में ये है कि जब दोस्त उन लोगों ने जब इजिप्ट में जो पिरामिड देखा होगा, गीज़ा का पिरामिड सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिड शेप में जो है उसको ट्रायंगुलर सेक्शन में उन्होंने डिवाइड करके ऐसा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल का यूज़ किया था। उस टाइम से ही ट्रायंगल की थोड़ी इन्वेंट हो चुकी थी। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लो बेस को अगर परपेंडिकुलर, इस लाइन को इस लाइन से डिवाइड किया जाए, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपना? इसका नाम दिया गया साइन थीटा। मतलब साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और थीटा क्या है? एंगल इंडिकेट कर रहा है। मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल, तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में अपन ये एंगल फाइंड करनी है, और 2 साइड दी हुई है तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो चलो क्लियर, ये हो गए। अब उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ने फिर जब बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो एक नई टर्मिनोलॉजी उसका नाम दे दिया उसने, कॉस। ठीक है, और एंगल इसके लिए है तो कॉस थीटा। फिर उसी तरीके से उनने क्या किया, जब इसे परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, अब एक ही बचा। पहले परपेंडिकुलर को हाइपो से डिवाइड कर दिया तो साइन, फिर बेस को हाइपो से डिवाइड कर दिया तो कॉस। अब पी और बी बचा तो पी को बी से डिवाइड कर दिया तो उन्हें क्या मिला था? टेन थीटा। क्लियर? अब जस्ट इसका रिवर्स भी है। क्या साइन का रिवर्स क्या है? कॉसेक, मतलब कॉसेक थीटा साइन का रिवर्स है। मतलब आप कैसे लिख सकते हो? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। क्लियर? तो जब साइन का रिवर्स है तो हम कॉसेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h/p।
क्लियर, क्योंकि ये रिवर्स है ना। अब उसी तरह सेक थीटा एक आता है, टर्मिनोलॉजी सुना होगा, सेक किसका रिवर्स है, कॉस थीटा का रिवर्स है, क्लियर। अब कॉस थीटा का रिवर्स है तो कॉस क्या है यहाँ पे, बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा एच बाय बी, क्योंकि देखो रिवर्स कर रहा है दस डाउन में, ठीक है। अब क्या है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है, या तो फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। कॉट अगर ऊपर कर दो तो ये डाउन आ जाएगा, मतलब अगर हम कॉट थीटा लिखें तो टेन डाउन आ गया, जस्ट रिवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन का क्या है देखो यहाँ पे पी बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाय पी, क्लियर। तो ये सारे इसके टर्म्स हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, क्लियर है ना। अब दो तीन फार्मूले भी देखोगे इस चैप्टर में, जैसे एक तो बेसिक फार्मूला जानते हो, कुछ फार्मूले बेसिक वाले पे पहले बता देता हूँ। जैसे यूज पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर एक और बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि अभी चैप्टर में यूज आने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। और क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे रब कर लेना, कर देता हूँ रब, और आगे तुम लोग कॉपी कर लेना। देखो अब क्या है फॉर्मूला, एक और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपन, क्या साइन को इधर ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आ जाएगा डिराइव होके, ये फॉर्मूला बन गया। तो कॉस को उस साइड कर दो, माइनस आ गया, ठीक है। कॉस को इसी साइड छोड़ दोगे तो फिर 1 माइनस साइन उधर चला जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अपन इसके कुछ यूजेस देखेंगे और कुछ एक दो और फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूँ। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। बस ये सारे फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है अभी 10th में, फिर 11th में जाकर 100 फार्मूले मिल जाएंगे कम से कम, तो है ना 1, इससे ज़्यादा कोई फार्मूले यूज़ में नहीं आएंगे, ठीक है। एक और इससे एक डिराइव करके अगर मैंने ये बोला कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो ये भी तो इसे लिख सकते हो, कॉट को इस साइड कर दो, मतलब टेन थीटा, ये डिवाइड में इस साइड इंटू में आ जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1, ये भी बन सकता है। तो हम आगे यूज़ देखने से पहले, ये अपना इंडियन कोचिंग हाउस 938 अपना चैनल है और NBK स्पेस स्टूडियो है, ठीक है, क्लियर। इसे सब्सक्राइब कर देना सब लोग, ताकि नोटिफिकेशन सबको लेक्चर के आते रहे, ठीक है। अब यूज़ देखते हैं इसके क्या है, कि जैसे ट्रायंगल का यूज़, यहाँ देखो ट्रायंगल बने हैं, 39 डिग्री है एंगल, 39 डिग्री एंगल है, अगर शिप से कितने डिस्टेंस पे शिप के सामने कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल रखा है जिसकी वजह से शिप डैमेज हो सकता है, ये डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगर कोई मान लो डिस्टेंस दी हुई, मान लो साइन 39 डिग्री है ना, साइन थीटा का इक्वल टू क्या यूज़ करते हो P बाय H, तो P मतलब यहाँ D है, तो अगर D की वैल्यू दी हो, ठीक है, और 30 तो यहाँ गिवन, अगर ना नहीं गिवन हो, ठीक है, तो अपन H निकाल सकते हैं, साइन 39 इक्वल टू D बाय H, है ना। H अगर 30 ना गिवन होता तो, ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये इससे पता कर सकते हैं कि शिप के सामने कितने मीटर डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, शिप डैमेज हो सकता है। इसी का तो यूज़ टाइटैनिक में सेंसर लगाए गए थे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आई थी, वहाँ प्रॉब्लम आई थी कि वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए, इतने पास आ चुके थे कि वो स्पीड ही कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फाइनली उस आइसबर्ग से टकरा गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्या है, हिल्स है ना, मान लो हिमालय रेंज का K2 है, ठीक है, K2 पर्वत सुने होंगे ना GK वगैरह में, तो उसमें क्या है कितने डिस्टेंस अभी अपन को और ऊपर इंक्लाइन पे है,
ठीक है, कितने डिस्टेंस आगे चले गए, कितना डिस्टेंस और कवर करना है, या हिल्स के डिस्टेंस कितनी हाइट है वो भी फाइंड कर सकते हैं ये ट्रायंगल का यूज़ करके, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे यूज़ होगा एंगल के यूज़ से, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री बोला। नेक्स्ट देखो, ये जनरल लाइफ में क्या है, अगर कोई पर्सन चाहे तो वो जो टावर है ना, एफिल टावर, उसकी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। एंगल अगर 45 डिग्री एंगल पे वो खड़ा है, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो ये कौन सा है, पिज़्ज़ा का है ना टावर, पिज़्ज़ा टावर, इसे बंद कर दिया गया था, मालूम होगा तुम लोगों को। फिर इसे 2001 में रीओपन किया गया था 10 साल के प्रोजेक्ट के बाद। वो इसीलिए क्लोज़ किया था इसे, क्योंकि ये टिल्ट है एंगल से, देखो ध्यान से, ये है ना, ये टिल्ट था, जिसकी वजह से सेफ्टी पर्पस के लिए इसे, कि अगर ये सपोज गिर गए तो लोगों की जान जा सकती है, तो इसके पर्पस के लिए इसे, लोगों के लिए इसे क्लोज़ कर दिया गया। फिर 2001 में ओपन किया गया, क्यों, देखो हम एंगल, इससे इंजीनियर ने एंगल फाइंड किया कितने एंगल पे ये टिल्ट है, और फिर उसको ज़मीन से इस साइड से, है ना, कुछ लैंड को, सॉइल को रिमूव करके, कुछ इसमें इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करके इसे थोड़ा सा सीधा किया गया। एक्चुअल पूरा तो नहीं सीधा कर पाया, तो जिसकी वजह से ये, इसकी जो टिल्टिंग है कम हो गई, और ये से वापस 2001 में ओपन किया गया था। तो इसका यूज़ भी अपन चल रहे हैं, तो यूज़ किया एक एंगल ऑफ, जो इसका कितने पे टिल्ट है वो फाइंड करने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखो, इसरो, नासा वगैरह सब देखे हुए, है ना। सुपार को जानते हो ना, साइड का अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी, उसका नाम सुपार को है, ठीक है। और इंडिया का इसरो, अमेरिका का नासा, है ना। उसी तरह सोवियत मतलब रसिया के भी अलग हैं स्पेस एजेंसी, सबके अपने अपने एजेंसी के नाम है। तो वो लोग सारे क्या यूज़ करते हैं, ये सैटेलाइट जो मूव कर रही है ना, कितने एंगल पे मूव कर रही है, ये देखो ट्रायंगल बनाकर, ट्रिगोनोमेट्री एंगल के यूज़ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है सैटेलाइट, और यहाँ पे क्या है, मून का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अर्थ से, अर्थ का उस हिसाब से रेडियस भी फाइंड और डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के सारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में इसके यूज़ हो गए, देख लिया, सब जगह इसका बहुत यूज़ है। ये देखो एंशियंट में टाइम में इजिप्ट में जो है ना, गीज़ा, ये सुने हो ना, मिस्र में गीज़ा एक जगह, वहाँ पिरामिड है, वो सबसे पहले इसी पे अप्लाई किया गया था, बहुत पुराना ये है पिरामिड। और इसी को ट्रायंगल बहुत सारे शेप में डिवाइड करके उस टाइम के लोगों ने, इंजीनियर, सोचो उस टाइम भी ये टेक्नोलॉजी थी कि ये, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। अगर ये पिरामिड का क्लियर हो जाए कि क्या आखिर इसका सीक्रेट है, इतने हाइट पे कैसे वो इतने हैवी स्टोन को ऊपर तक लेकर गए थे, जबकि उस टाइम कुछ भी ये जेट वगैरह इस टाइप का कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी। फिर भी तो इसके साइंस तो अभी इसके वो अपने लिए छिपे हुए हैं, राज है एक तरीके से, लेकिन इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहीं देखा गया था, ठीक है, इजिप्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ करके कितने, ये क्या है मालूम है ना, जंतर मंतर, देख लोगे जाके, जयपुर में भी है, वहाँ भी है, ठीक है, जयपुर में भी देख लेना, जंतर मंतर है। तो वहाँ पे क्या आपको देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस, मैं खुद देखा हूँ जाकर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस लिखा रहेगा मीटर में, स्केल है एक तरीके से। ये मेज़र करता है कि सनलाइट इस पे आएगी ना, सनलाइट इस पे इंटर करेगी, तो ये इसे जिस एंगल से सनलाइट इंटर करेगी, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया, यानी ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ यहाँ भी किया गया था। यहाँ पे स्केल यहाँ दिखेंगे, इतने बजे सनलाइट यहाँ आ जाएगी, फिर जैसे जैसे धूप मतलब दिन होता जाएगा, सनलाइट ऐसे ऐसे आती जाएगी, ये भी स्केल है, यहाँ भी स्केल है। वहाँ देखोगे जाकर तो यहाँ पे स्केल से लिखा हुआ है 1 0 2 3, फिर गैप है 10 10 का, इसमें भी और इसमें भी, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब ये क्या है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। ये साइनोसोडल वेव्स है, ठीक है, और साइनोसोडल को कॉस वेव, टेंजेंट, टेन का वेव, टेन थीटा का वेव, सबके वेव बनते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज़ मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ, ये डायग्राम इसीलिए क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे बना। और इसका यूज़ यहाँ ऐसा है कि ये ग्राफ साइनोसोडल ग्राफ है, मतलब साइन का ग्राफ, मतलब ये कि इसका यूज़ साइस्मिक वेव फाइंड करने में होता है। आप पूछोगे साइस्मिक वेव क्या है, तो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए साइस्मिक वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ये सब पढ़े हो गए इसमें ज्योग्राफी में, है ना। अर्थक्वेक कैसे का रीज़न क्या है, ये वो जो भी है, ठीक है। तो ये यूज़ है। अब ये क्या है अपना, तो लास्ट में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टेबल देख लो क्या है। साइन 0 डिग्री के लिए 0 वैल्यू है, साइन
30 डिग्री की वैल्यू 1/2 साइन 45, 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, कॉस है तो कॉस जस्ट रिवर्स कर दो। साइन के लिए हम किस साइड जाते हैं, लेफ्ट से राइट, अब राइट से लेफ्ट यहाँ जाओ, देखो मतलब जो साइन 90 की वैल्यू थी 1, अब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। जो साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, अब कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो हम ऐसे आते जा रहे हैं तो ये भी 1/√2 कॉस 45 भी। 10 0 डिग्री 0, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1, 10 60 डिग्री √3, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये कॉसेक क्या है, रिवर्स किसका है, साइन का रिवर्स है, तो साइन 0, तो 0 का रिवर्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर साइन 30 डिग्री 1/2, तो कॉसेक साइन का रिवर्स है, इसीलिए कॉसेक 30 = 2, इसका रिवर्स करोगे तो 2। उसी तरह साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 √2, जस्ट 1/√2 का रिवर्स √2, है ना। उसी तरह ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स। फिर सेक किसका रिवर्स है, कॉस का रिवर्स है, कॉस 0 डिग्री 1, तो कॉस तो सेक 0 डिग्री 1 का रिवर्स 1 ही होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2, तो कॉसेक ये है सेक 30 डिग्री 2/√3, है ना, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। फिर उसी तरह 1/√2 का 2 रिवर्स कर दो, 1/2 का 2 रिवर्स कर दो, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड कर दो, ठीक है। फिर कॉट के लिए क्या आ जाएगा, 10 का जस्ट रिवर्स होता है, तो 10 0 के लिए 0, तो कॉट 0 के लिए, कॉट 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड, जस्ट 0 डिग्री का रिवर्स। फिर 10 30 डिग्री 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री √3, जस्ट रिवर्स, ठीक है। ऐसे करके ये क्लियर। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का है। तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन नंबर 1 साइन A cos A एंड सेकेंड साइन C cos C, क्लियर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। किस पॉइंट पे 90 डिग्री राइट एंगल बनेगी, B पॉइंट पे, मतलब एक ट्राइंगल बनाना है अपने को, क्लियर। एक ट्राइंगल बना दिया। अब यहाँ B पॉइंट पे, यहाँ पे इसने कहा राइट एंगल बन रहा हो, ठीक है। अब आगे क्या है पॉइंट, तो यहाँ अब बचा अपने पास A और C, कहाँ नेमिंग करोगे, तो कहीं भी यहाँ पे या यहाँ पे नेमिंग कर दो उस हिसाब से। लेकिन उसके पहले और क्वेश्चन में देख लो, यहाँ AB है 24 और BC है 7, ग्रेटर कौन है, AB। तो यहाँ पे इसमें ग्रेटर लाइन कौन होगी, इसमें और इसमें, ये लाइन है ग्रेटर, तो इसे A नेम डाल दो, ठीक है, और इसे C दे दो। तो 24 AB तुम्हें 24 या लिखने में भी आसानी और थोड़े से अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी तुम्हें। और 7 देखो कम है, इसीलिए इसका साइज छोटा दिया, 7 वैल्यू कम है इसीलिए, क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा क्लियर कर सकते हो, बना सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन, साइन ए है तो साइन ए जो क्वेश्चन में कह रहा है इजीली उसे लिख दो। साइन ए चाहिए ना अपने को, तो साइन ए = क्या है, होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसमें कौन होगी, ये या ये या ये कौन होंगे, तो ए है, ए पॉइंट पे, मतलब ये इस एंगल के लिए बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, क्लियर। एक एंगल राइट एंगल है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बचे 2 एंगल 90 से लेस होंगे, क्लियर। अब ये जो 2 एंगल हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी बताया था कि इस दोनों एंगल में जो 2 लाइन से मिलकर एंगल बनती है, मतलब ये एंगल एक ये लाइन और एक ये लाइन से मिलकर बन रही है, क्लियर। तो एक जो लाइन होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा दोनों एंगल के लिए। जैसे देखो इस एंगल के लिए ये लाइन और ये लाइन मिलकर एंगल बना रही है, तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो जो बचा एक लाइन वो बेस कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा इस एंगल के लिए देखो, ये भी 2 लाइन से, इस और इस लाइन से मिलकर बन रही है, तो ये हाइपोटेनस है, और बचा ये, तो ये बेस कहलाता है। अब ये कैसे कहोगे कि ये हाइपोटेनस है दोनों एंगल के लिए, इसके लिए भी और इस एंगल के लिए भी, ये भी हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के सामने वाले जो लाइन होते हैं ना वो हाइपोटेनस ही होता है हमेशा, 90 डिग्री के सामने वाला जस्ट सामने एंगल, क्लियर, ठीक है। तो अब तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये सामने वाला, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनस और ये बेस था, तो ये बचा ये परपेंडिकुलर, तो BC लिख सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ क्या हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AC यहाँ पे लिख सकते हो, क्लियर। अब BC की वैल्यू मालूम है क्या अपने को, BC की वैल्यू हाँ 7 मालूम है। AC की वैल्यू मालूम है क्या, AC की वैल्यू
नहीं मालूम है तो कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या लगाओगे? बाय पाइथागोरस। यहाँ लगा दो, अप्लाई करो बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है पाइथागोरस? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए उसके साथ इसका ये सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यानी कि 7 स्क्वायर प्लस बेस क्या है? 24 स्क्वायर। ठीक है, ये 49, ये 576 इक्वल टू 625। ठीक है, AC स्क्वायर लिख दो, यहाँ भी AC लिख दो, और स्क्वायर है तो यहाँ डायरेक्ट ये रूट में मैंने कर दिया स्क्वायर को इस साइड। तो ये क्या होता है? 25। 625 का जो ये रूट है इसको ब्रेक करोगे क्या है? 25। ठीक है, AC इक्वल टू 25 यहाँ लिख सकते हैं 25। क्लियर? अब बाकी सब रिमेनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। AC क्या है? 25। फिर क्या फाइंड करना है अपने को? cos A। cos A इक्वल टू क्या आता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है वो देख लो, एंगल A के लिए देखना ध्यान से, 24 बताया था ना इस एंगल का, ये 24। हाइपोटेनस क्या है? 25। ये एक बन गए। सेकंड क्या था अपना? साइन C। साइन C इक्वल टू ये एंगल C है, इस एंगल के लिए बोला था ये हाइपोटेनस है, ये तो क्लियर है, ये 90 के सामने वाला है। तो बचा ये एंगल दो लाइन से बन रही है, एक ये और एक ये, तो एक हाइपोटेनस है क्लियर, तो बचा दो। दूसरा लाइन हमेशा बेस होगा, 90 के अलावा जो भी दो एंगल होंगे उसके लिए हाइपोटेनस के अलावा जो ये दूसरी लाइन होगी वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो अपना क्या आया? फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन C है ना, तो इसके लिए बेस, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? AC। तो क्या लिख सकते हो? साइन C इक्वल टू क्या है? बेस के बताओ, परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस 25। ठीक है, और क्या फाइंड करने कह रहा है? cos C। क्लियर? cos C हम फाइंड आउट कर लेते हैं। cos C इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस। cos C के लिए बेस क्या है? BC। हाइपोटेनस क्या है? AC। BC क्या है? 7। AC क्या है? 25। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सॉ दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। मीन्स यहाँ पे गिवन है एंगल A और एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल है। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा अपने को। एक मैंने मान लो एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया। अब A और B क्या है? एक्यूट एंगल है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ एक्यूट कौन सा दिख रहा है? ये और ये। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मैं मान लो सपोज। ठीक है, तो A और B है तो इसे A मान लो और इसे B मान लो। क्लियर? A और B मान लिया, दोनों एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो अपने को क्या करना है? सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B। बच्चों की तरह एकदम बनाना इजी है, जो गिवन है वो लिख दो और उस गिवन से ही सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। फिर आगे क्या है देखो, cos A और cos B। तो cos A मतलब cos थीटा या cos A या cos अल्फा भी बोल सकते हैं ना। तो cos थीटा या cos A इक्वल टू क्या आता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें भी ये भी cos थीटा है, एंगल बस डिफरेंट है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखते हैं एंगल A के लिए बेस और हाइपोटेनस का है। यहाँ चलते हैं अपन एंगल A के लिए। तो मैंने बताया था बेसिक क्या कि एक ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल है ना, तो इसके सामने वाला ऑब्वियसली हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। एक क्लियर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें इस राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल बचते हैं वो दोनों एंगल में को जो बनाने में जो दो लाइन यूज़ होती है, मतलब इस एंगल को बनाने में ये और ये लाइन यूज़ हो रही है, इस एंगल को बनाने में ये और ये लाइन यूज़ हो रही है। तो इस राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल होती है उसको बनाने में जो दो लाइन यूज़ होती है, उस दो में से एक लाइन तो हाइपोटेनस होता ही होता है। मतलब जैसे इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है, देखो इस एंगल में भी ये हाइपोटेनस है। ठीक है, मतलब इस एंगल बनाओगे तो ये और ये दो लाइन मिलकर एंगल बना रही है, इसमें एक हाइपोटेनस है और दूसरा बेस होता है हमेशा।
ठीक है। अब बचा ये एंगल, तो इस एंगल में भी दो लाइन मिलकर एंगल बना रही है, एक ये और एक ये, दो लाइन मिलकर ये एंगल बना रही है, तो एक हाइपोटेनस होगा, ये क्लियर है। और दूसरा जो बचा इस एंगल के लिए, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, हमेशा याद रखना ये चीज़ है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं कॉस ए के लिए। तो ए के लिए अब देखते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है। तो बेस क्या है, ये बेस है, यानी कि ए, इसको सी नाम दे दो, ए सी। ठीक है, ए सी बाय ए बी, देखो वहाँ पे। ठीक है, अब बी के लिए, इसके लिए बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाय ए बी, क्लियर। ए बी कैंसल, डाउन डाउन इक्वल में ऐसा केस कभी भी ऐसा कंडीशन दिखे तो ये डाउन डाउन कैंसिल कर सकते हो। तो ए सी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ तुम्हें ये दो लाइनें इक्वल है, यानी ए सी और बी सी, ये दो लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो लाइन इक्वल हो तो उस दोनों लाइन के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब इसके लाइन के अपोजिट कौन सी एंगल है, ये बी है, ठीक है। और बी सी के अपोजिट का एंगल देखो, इस लाइन के सामने का एंगल कौन है, ये ए है। तो मतलब ए सी के सामने बी, ए सी के सामने एंगल बी और इक्वल टू बी सी के सामने एंगल ए, इक्वल होंगे। ठीक है, रूल्स है कि दो अगर लाइन इक्वल हैं तो दोनों लाइन के अपोजिट का एंगल भी इक्वल आएगा। इस और ये लाइन इक्वल तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्लियर। यही तो करना था, प्रूफ हो गया। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे हैं आप। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे अपन करें, वैल्यू ये गिवन है, ये फाइंड करनी है, जो फाइंड करनी है तो इसमें थोड़ा माइंड अप्लाई करो। ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कैसे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर 1 ए है और साइन बी है तो ये 1 यहाँ वापस है और बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, आइडिया है कुछ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन है, देखो बस यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ इस केस में बी साइन थीटा था, इस केस में बी अब तो कॉस थीटा है ना, वापस ए और ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला अप्लाई वापस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको वापस लिख लो सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या, ए और बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या था यहाँ पे 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ वापस ए स्क्वायर माइनस बी क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1, मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको वापस क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा है ऐसे। देखो बेसिक फार्मूला मालूम होगा तुम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर ये इस कंडीशन में, तो मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ही छोड़ दो, इक्वल टू लिख दिया 1, फिर साइन को उस साइड कर दो, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही ये भी वापस इस फॉर्मूले को लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉस को उस साइड कर दो और साइन को इधर ही रहने दो, थीटा 1 इक्वल टू 1 को कॉस स्क्वायर को उस साइड कर दो, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लिख दिया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस बाय साइन, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है दोनों साइड,
तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर है ना, इसको हम चाहे तो रीअरेंज करके अभी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर दोगे यानी कितना आ गया, बस कितना इजी है। NCERT के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P, ठीक है। तो पहले लाइन से अपने को एक आइडिया आ रहा है क्या, कि एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे, Q पे, मतलब एक अपन बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं एक अपन, ठीक है। और Q पे है ना, तो Q मान लो ये 90 डिग्री ले लो अपन, ठीक है, ये P मान लो और ये R मान लो, आइडिया लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P, मतलब अपने को फाइंड करनी है साइन P। तो साइन P का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्लियर, ओके। फिर P क्या है, इस पार्टिकुलर P एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहाँ पे है चेक करो। तो ये ये इस पार्टिकुलर हम P एंगल के लिए देखते हैं, तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब इसके भी बेसिक देख लो अगर किसी को नहीं आइडिया हो तो, कि एक किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल बनती है जहाँ पे, उसके सामने वाला ऑलवेज क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। फिर रिमेनिंग जो राइट एंगल बनती है वो दो लाइन से मिलकर बनती है, जिसमें एक लाइन जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, जनरली उसे हम बेस ले लेते हैं, ठीक है, और इसे परपेंडिकुलर लेंगे, किस केस में, इस एंगल के केस में ये सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो अपने को चाहिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे देखो RQ या QR, ठीक है। फिर हाइपोटेनस क्या है, RP, यानी कि अब अपने को ये चाहिए। टेंशन था कि अपने को साइन P कैसे निकले, तो साइन P के लिए फॉर्मूला लगा कि ये देखा, अब ये चाहिए, तो ये कैसे अपन निकालें, यानी QR चाहिए, PR चाहिए। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, जब भी ऐसा कुछ लगे कि अब आगे क्या करना हो, कुछ आइडिया ना आ रहा हो, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ये देखो, ये यहाँ कुछ आइडिया लग रहा है, ये और ये वैल्यू, एक वैल्यू दी है, ठीक है, कौन सी, PQ, यानी कि अपने को PQ ये वैल्यू दी है, कितनी है, 5 है ना, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, PR प्लस QR इक्वल टू 25, है ना। अब एक और देखो, ये तो आइडिया लग गया, अब एक वैल्यू ये भी दी हुई है। फिर क्या सोचोगे कि इसमें से तो अपने को पार्टिकुलर एक ये और एक ये अलग अलग फाइंड करना है, बट ये कंबाइन दी हुई वैल्यू, पाइथागोरस लगाओ, कुछ आइडिया आ जाएगा तुम्हें। बाय पाइथागोरस, क्या है पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, RP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, RQ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, QP का स्क्वायर, क्लियर, देख लो। फिर तो RP की वैल्यू है क्या कहीं पार्टिकुलर, नहीं है, तो किसी इसमें से किसकी एक पार्टिकुलर अलग से वैल्यू दी हुई है, देखो PQ की है 5, यानी कि PQ इसकी वैल्यू है 5, तो इसकी वैल्यू रख दिया, प्लस इसकी वैल्यू मालूम है क्या अपने को, QR की या PR की, नहीं, कंबाइन फॉर्म में। तो एक काम करो, इस पूरे को एक फॉर्म में लाओ, मतलब एक ही टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, या तो यहाँ RP है तो इसे भी RP के फॉर्म में रखो, ताकि RP मिल जाए इसमें, तो RP अपने को फाइंड आउट होकर कुछ सॉल्व हो जाए, तो RP मिल सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे RQ को रहने दो, इस RP को RQ के फॉर्म में ले आओ, मतलब दोनों में इसको एक टर्म में ले आओ। तो अगर मैं मान लो किस फॉर्म में लाना चाहते हो, मान लो इसको हम रखना चाहते हैं, जैसे RP, ये रहने देते हैं, और RQ को रखेंगे, RQ कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ठीक है,
यानी कि ये क्या हो जाएगा आर क्यू या फिर क्यू आर एक ही बात है, इक्वल टू 25 माइनस पी आर। क्लियर। अब आर क्यू की जगह पर रख दूँ 25 माइनस पी आर। ठीक है, फिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब आर पी का स्क्वायर इक्वल टू 25 का क्या आता है 625। क्या फॉर्मूला लगेगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a और b यानी कि 50 पी आर। क्लियर। डायरेक्ट मैंने लिख दिया और ये 25 है ना। देखो अब क्या कर सकते हो, ये और ये ऐड कर दो। ठीक है, आर पी स्क्वायर। डायरेक्ट में थोड़ा एक स्टेप कर रहा हूँ देखो, ताकि अपने को आसानी से बन जाए। देखो ये और ये कैंसिल हो सकता है क्या, क्योंकि दोनों इक्वल के इस साइड इक्वल के उस साइड कैंसिल हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको इस साइड करोगे तो माइनस आ जाएगा तो भी कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये क्या आया 2 मतलब 650 और ये इस साइड आ जाएगा मतलब 50 पी आर। क्लियर है। तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट कर दो यार, लिख दो। चलो ये कितना आ गया बताओ 13। ठीक है, यानी कि पी आर कितने आ गए 13 आ गए। यानी कि अब अपने को क्या मिल गया, पी आर मिल गया 13। आर पी आर एक ही बात, तो ये 13 अपने को मिल गया। ठीक है, अब ये एक तो 13 मिल गया, यहाँ लिख दोगे तुम। ठीक है, 13 लिख दोगे मान लो। फिर अब चाहिए आर क्यू चाहिए। अब आर क्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये जो इक्वेशन था अपने को, ये जो इक्वेशन मिला था, मान लो इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, अब यहाँ लिख दो पुट किसकी वैल्यू, पी आर की वैल्यू, है ना। पुट पी आर वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, है ना। पी आर कितना है, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस कर दिया। तो अपने को अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो गया, मिल गया क्यू आर। चलो तो क्यू आर मिल गया और पी आर मिल गया, मतलब क्यू आर मिल गया और पी आर भी मिल गया अपने को। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, तो साइन निकल गया अपने को डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी पुट कर दो चाहो तो, ताकि आसान बन जाए तुम्हारे लिए। जैसे आर क्यू कितना आया 12 आ गया, और पी आर मतलब हाइपोटेनस कितना आया 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाय 1 फाइंड कर लो, इजी है। साइन पी चाहिए था ना, साइन पी इक्वल टू क्या है आर क्यू बाय आर पी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आर क्यू वहाँ से चेक कर लो क्या है 12/13। फिर कॉस पी मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है देख लो क्यू पी, हाइपोटेनस क्या है आर पी, इक्वल टू क्या है वहाँ पे 5 है बाय 13। फिर क्या है 10p इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू, बेस क्या है क्यू पी। तो ये क्या है 12 आर क्यू है और क्यू पी कितना है 5। तो ये अपने को 1 2 3 फाइंड आउट हो गया। बस कितना ईजी है। कैसे स्टोरी बनाया देखा, बिल्कुल स्टोरी इजी था। अपने को जो चाहिए बच्चों की तरह वो लिख दो, है ना, बिल्कुल। फिर ये चाहिए, है ना, ये चाहिए मतलब इसके लिए चाहिए। अब ये कैसे फाइंड आउट हुआ, तो हमने क्वेश्चन को देखा और पाइथागोरस लगा के ये और ये फाइंड कर लिया। फिर ये जब फाइंड आउट हो गए वहाँ वैल्यू पुट कर दिया और तीनों निकाल लिया। बहुत ईजी है, 3 स्टेप में आंसर खत्म। 1 स्टेप 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन हम 11 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर। तो मैं जैसा कि एज ऑलवेज कहता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। कैसे 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। देखो 10a इज लेस देन 1 इसने बोला, ऑलवेज बोला। ठीक है, तो एक काम करो 2 केस ले लो। एक 10a इज, चलो ठीक है 1 बाय 1 पहले बताते हैं अपन, करते हैं।
टेन ए इज लेस देन 1 है, तो टेन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस लेस देन 1। अब चेक करें, कैसे चेक करें अपन, तो एक काम करो, एक बना लेते हैं अपन, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया है ना, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये हाइपोटेनस होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर ये मैं ए एंगल लेता हूँ, ए है ना, ये लेता हूँ, और ये बी मान लो, ये सी मान लो, क्लियर, तो ये बेस कहलाएगा इस एंगल के लिए, ये है परपेंडिकुलर कहलाएगी, क्लियर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर मान लो मैंने ले लिया 10 है ना, और बेस मैंने ले लिया कितना, 5 सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर में भी ले लो, यूनिट चलेगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, ठीक है, यानी कि, और बेस कितना है 5। अब इसको ये तो एज इट इज कॉपी करते जाओ, ये 2 ये आया। अब बताओ कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2 लेस देन है या ग्रेटर है, 2 तो ग्रेटर है, तो ये साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये फॉल्स आ गया ना। तो कब आया ये फॉल्स, कंडीशन इफ P इज ग्रेटर देन B, P मतलब 10, B मतलब 5 वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर कितनी हो गई, ग्रेटर हुई ना बेस से, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन पे, देन 10A लेस देन 1 डजंट सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा उसने बोला ऑलवेज, देखते हैं, मान लो अब दूसरे केस में क्या करो, परपेंडिकुलर को ग्रेटर किया ना, अब एक काम करो, परपेंडिकुलर को लेस कर दो दूसरे केस में, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस लेस देन 1, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को 5 ले लो, बेस को 10 ले लो, ये चेक करो, 1/2 1, मतलब ये 0.5 आ गया, और 0.5 क्या है एक्चुअली में, हाँ लेस है 1 से, ठीक है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कब, इफ P इज लेस देन बेस, मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा देखो, मतलब परपेंडिकुलर 5 बेस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ABC ऐसा डायग्राम बनाया अपन, ठीक है। तो इस केस में देखो परपेंडिकुलर क्या लेस है ना, 5 है, देखो परपेंडिकुलर 5 है, बेस क्या है 10 है, क्लियर। तो अगर ऐसा हो तो क्या है, देन 10A इज लेस देन 1 है ना, तब डज सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मतलब इसके क्या समझ आया, यही कि ऑलवेज वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है। देखो ऑलवेज कहाँ हो रहा है, ऑलवेज लेस देन इसने कहा, नहीं ऑलवेज कहाँ है, देखो अगर हम परपेंडिकुलर को ग्रेटर ले लें तो लेस हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, देखो 1 से 10A की जो 2 वैल्यू है ये लेस हो ही नहीं रही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम परपेंडिकुलर को क्या करें, लेस ले लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है, तब जाकर ये सेटिस्फाई होगा, मतलब तब जाकर ये 10A की 0.5 वैल्यू आई, ये लेस होगी 1 से, तो ऑलवेज नहीं हो रही है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सब कॉपी कर लेना, सब पॉज करके पॉज कर लो और कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, मतलब sec A जो क्वेश्चन है बस वही आंसर है। देखो इक्वल टू क्या है 12/5 है ना। अब sec A इक्वल टू क्या होता है, अपन जानते हैं cos का उल्टा sec है, cos क्या होता है B/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, क्लियर। तो अब एक डायग्राम बना लो, वापस से ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये मेजर ए दे दो, बी और ये सी, एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्लियर। ये 90 डिग्री है ना। तब ये बताओ हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस क्या है 12 है, बेस क्या है 5 है। हाइपोटेनस ऑब्वियसली दोनों लाइन से हमेशा ग्रेटर होता है। यहाँ देखो हाइपोटेनस ग्रेटर है क्या बेस से, ग्रेटर है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब हाँ राइट कि फॉर एंगल ए ये हो सकता है, मतलब ये ट्रू है, क्लियर।
ये ऐसे ही सेम ऐसे ही लिखना और ये यहाँ पे लिख देना कि यस sec a इक्वल टू यस sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना बिल्कुल पेपर में, और ये भी डायग्राम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। रॉन्ग है, फॉल्स। कैसे? देखो, cos A इज नॉट है एब्रिविएशन। कैसे? देखो, कोसेकेंट किसके लिए होता है एब्रिविएशन? कोसेकेंट जो है कोसेक के लिए होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो बाकायदा तुम्हें पेपर में कैसे लिखना है, तो पेपर में लिखना है क्या कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर किसके लिए यूज करते हैं? cos, इसका cos का हम करते हैं कोसाइन। ठीक है, यूज फॉर कोसाइन एंगल ए दे दो। ठीक है, ए है ना एंगल, तो ये लिख दो। ठीक है, नॉट फॉर कोसेकेंट। क्लियर? कोसेकेंट एंगल ए ऑफ एंगल ए, मतलब इसके जगह डायरेक्ट ए लिख दो। ठीक है, कोसेकेंट ए है ना। क्लियर? अब ये एब्रीविएशन समझ गए ना, जैसे फुल फॉर्म होता है ना वैसा, कि शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, वैसा ही ये है। ठीक है, नॉट फॉर ए। क्लियर? तो हमें तो कोसेक का क्या हो जाएगा? ये कॉस का क्या हो जाएगा? कोसाइन। कोसाइन का जो है ना, यहाँ पे कोसाइन अगर होता ना तो ये ट्रू होता, कोसेकेंट है इसीलिए फॉल्स है। ठीक है, अब फिर ये भी तो सोचोगे कि फिर कोसेकेंट किसका होता है, तो कोसेकेंट क्या होता है, ये साइड से एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये क्या है? कोसेकेंट किसके लिए होता है? कोसेकेंट का जो शॉर्ट है वो होता है कोसेक। ठीक है, और इसे अब आजकल नाउअडेज बाहर की स्टडी बुक वगैरह देखोगे तो उसमें क्या यूज करते हैं? CSC, ये भी बोलते हैं शॉर्ट नेम। क्लियर? या तो कोसेक बोल दो या CSC बोल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, तो ये इसका क्या लिख दोगे? फॉल्स। अब क्या है? cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A। तो ये भी इसके लिए क्या लिखोगे पेपर में कि cot A इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। रीजन क्या लिखोगे? ऐसे लिखना, cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। रीजन ये है RESON। क्या है रीजन? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, रीजन में क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल x, y ले लो। ठीक है, x, y ले लो या y, z ले लो, सब चलेगा। ठीक है, जनरली x, y लेके चलते, वेरिएबल इसीलिए ले लिया। तो अगर ऐसा लिखोगे, यहाँ पे दो केस बनाना कि cot, तुम सोच रहे हो कि cot x है और यहाँ पे a y है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि cot a एक पूरा टर्म है। मतलब अगर x y सोचते हैं ना, तो हम cot a को अगर बोले ना x, तो ये सही है। ये पूरा ये एक टर्म है जिसमें cot क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। a क्या है? एंगल। तो cot a पूरा एक सेट है। क्लियर? तो ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि पूरा एक सेट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो यहीं पे ये तो बहुत ही इजी है। देखो, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक अगर ट्रायंगल मैंने बना दिया तो ये हाइपोटेनस है, इस एंगल ए के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 3। तो हाइपोटेनस 3 है तो हाइपोटेनस लिख दो 3। परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर लिख दो 4, और ये बेस। क्लियर? तो यहीं पे देखो, कहीं कभी भी हाइपोटेनस बाकी दो लाइन से, ट्रायंगल के बाकी दो लाइन से ग्रेटर होती है या स्मॉल? हमेशा हाइपोटेनस ग्रेटर होती है। ठीक है, तो ग्रेटर होती है, बट यहाँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है?
लेस आ रहा है किससे, परपेंडिकुलर से, और हमेशा परपेंडिकुलर हो या बेस, उस दोनों से ज़्यादा होना चाहिए हाइपोटेनस, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, मतलब ये यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, यहाँ लिख देना फॉल्स, है ना, ऐसा डायग्राम बना के इसे शो करना, और यहाँ लिख देना भी कि हाइपोटेनस ऑलवेज बी ग्रेटर देन अदर टू लाइन ऑफ ट्रायंगल।